हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से संगीत के एक नए सेशन में। दोस्तों आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यह सेशन आपको जो मिल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो जैसा हम लोग का जर्नी स्टार्ट है बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दोस्तों। तो 4 के लिए हम लोग को तैयारी जो है बिल्कुल मन से करना है और बहुत अच्छे से करना है। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को देखिएगा पूरा सेशन, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम सेशन को दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से बस एक खास छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन है वो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा, बेसिक टू एडवांस सभी प्रकार के प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके 10 वर्ण बताए गए हैं। देखिए वर्णों की संख्या दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 10 हैं, पर किसके हैं तो आपको ऑप्शन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तबला, सितार, गिटार किसके हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए वर्ण की अगर बात कर ले तो तबले में जो है दोस्तों कितने वर्ण, 10 वर्ण होते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा है उल्टा घुमाकर कि इनमें से किसके 10 वर्ण बताए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तबला। तबला के कितने वर्ण, तो 10 वर्ण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर का प्रश्न है कि मंदिरों में जो ढोल बजाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए मंदिरों में जो ढोल बजाए जाते हैं, जो मंदिर में जो ढोल बजता है उसको किस नाम से जानते हैं। क्या उसको ढोलक ही कहते हैं, नाल कहते हैं, इंडिका कहते हैं, क्या कहते हैं। उसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसको कहा जाता है इंडिका। इंडिका अगर प्रश्न बने कि इंडिका क्या होता है, तो इंडिका होता है जो मंदिरों में ढोल बजाए जाते हैं उसको इंडिका कहते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि मंदिरों में जो ढोल बजाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको इंडिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बहुत अच्छे से दोस्तों। एक एक प्रश्न को अगर आप देखिए दोस्तों, प्रश्न को अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा, और ऐसा याद होगा कि कभी आपके माइंड से निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहा जाता है। देखिए उच्चतम, निम्नतम, मध्यम, अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न बने तो यहाँ से आपको देखिए बिल्कुल सारा क्लियर कर देते हैं कि उच्चतम स्वर जो है आपका उच्चतम स्वर उस क्या कहा जाता है स्वर व्यवस्था में। तो जो उच्चतम होता है ना दोस्तों उसको कहा जाता है तार स्वर। ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम हमारा तार हो जाएगा और मध्यम हमारा मध्य स्वर हो जाएगा, और आपका जो निम्नतम होता है वो आपका मंद्र हो जाएगा, मंद्र स्वर। इसको क्या कहेंगे, निम्नतम। ठीक है, निम्नतम कहेंगे। उच्चतम हमारा तार स्वर हो जाता है। ठीक है, तार स्वरों की पहचान कैसे करते हैं, स्वर के ऊपर क्या लगाया जाता है, स्वर के ऊपर बिंदी लगता है। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे तार स्वर। मंद्र स्वर की पहचान कैसे करते हैं, स्वर के ऊपर हमारा क्या होता है, नीचे नीचे जो है बिंदी लगता है, तो ये आपका मंद्र हो गया, और ये जो है आपका ये तार हो गया। ठीक है, और मध्य के लिए जो प्रयोग करते हैं वो सिंपल सा प्रयोग करते हैं, इसके लिए कहीं कोई बिंदु नहीं डाला जाता है। देखिए बेसिक टू एडवांस मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बेसिक क्या होता है ना, बेसिक एडवांस के चक्कर में बेसिक जो है निकल जाता है, इसलिए बेसिक भी देखेंगे और एडवांस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध ध संगीत दक्षिणी संगीत पद्धति में किस स्वर के समान है। देखिए शुद्ध ध को जो है दोस्तों वहां पे क्या कहा जाता है, तो ध हम लोग का जो कोमल होता है, हम लोग का जो कोमल होता है वहां पे क्या कहलाता है, वो वहां पे शुद्ध कहलाता है। लेकिन हम लोग का जो शुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध पूछा जा रहा है कि शुद्ध ध जो है वहां पे क्या होगा। देखिए इसको याद रखिएगा, जो शुद्ध ध है दोस्तों वो वहां पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो शुद्ध नी के नाम से याद रखिए लीजिएगा आप लोग कि शुद्ध नी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुद्ध निषाद, यानी शुद्ध ध, यानी आपको इस तरह से याद रखना है धनी। ठीक है, धनी, तो शुद्ध ध तो वहां पे क्या हो जाएगा नी। अगर कोमल ध होता तो वहां पे क्या हो जाता, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, कोमल ध को वहां पे क्या कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर का प्रश्न है, थाट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए थाट हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने ठाट हैं, थाटों की संख्या टोटल 10 है। ठीक है, और ये 10 किसने बनाया है, तो ये भातखंडे जी ने बनाया है। ठीक है, भातखंडे जी ने बनाया है, किसके आधार पे, तो वेंकट मुखी के जो 72 मेल थे उन्हीं के आधार पे 10 थाटों की रचना की गई है। ठीक है, कौन कौन से थाट हैं आप लोग तो जानते ही हैं, भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल थाट, मारवा, काफी, पूर्वी, तोड़ी और खमाज, ये 10 थाट हैं आपके। ठीक है, और आपके लिए क्या पूछा जा रहा है कि थाट किसके लिए प्रयोग होता है, क्या संगीत के लिए, नृत्य के लिए, चित्रकला के लिए। तो दोस्तों ये थाट जो है संगीत के लिए ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। देखिए ऑप्शन तो यहाँ पे जो आंसर है आपको बिल्कुल इजी लगा होगा, लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा बताया वो तो या वो भी आपको याद करने वाली बात है।
तो आप लोग उसको भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बातों पे ध्यान रखिए, माना कि यहाँ पे अगर आपको प्रश्न अगर इजी लग जाते हैं, अगर लग जाता है कि बहुत इजी प्रश्न है, तो ठीक है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा जो बातें जो कहते हैं उसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, संगीत में थाट का महत्व क्या होता है। देखिए, अभी हम थाट से प्रश्न को उठाए यहाँ पे, तो थाट का जो है संगीत में क्या महत्व है, क्या होता है? तो इसका जवाब हम लोगों को क्या देना है, इसका है जो क्या होता है, थाट का महत्व होता है कि थाट क्या होता है, रागों का समूह होता है, ठीक है। वो क्या होता है, रागों का समूह होता है, यही महत्व है थाट का, ठीक है। संगीत में थाट का यही महत्व है, क्या होता है, वो रागों का समूह होता है, कौन, थाट, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर का, मेल स्वर समूह सद्राग व्यंजन शक्तिमान किस ग्रंथ में कहा गया है। मेल स्वर समूह सद्राग व्यंजन शक्तिमान किस ग्रंथ में कहा गया है। ये जो ग्रंथ का जो नाम होगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र की रचना काल मैंने पिछले सेशन में बताया था कि 4वीं या 5वीं शताब्दी मानी जाती है, और इसके रचनाकार कौन थे, तो भरत थे। चलिए आगे देख लेते हैं, 8वां नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है, इनमें से थाट से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनमें से थाट से किसकी उत्पत्ति, भाई थाट से किसकी उत्पत्ति होती है, ग्राम की, राग की, जाति की, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, थाटों से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, इसका जवाब जो हो जाएगा, थाटों से रागों की उत्पत्ति मानी जाती है। देखिए, अगर प्रश्न बने कि रागों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तब तो जवाब देना है हमें थाट से, और थाटों से किसकी, तब जवाब देना है राग से, राग की, ठीक है। तो ये आपके हो गए। देखिए, राग में कम से कम जो है आपके 5 स्वर लगते हैं, और अधिक से अधिक 7 स्वर लगते हैं। राग का एक लक्षण है, उसमें क्या होता है कि राग में जो होता है आपका षड्ज जो है कभी वर्जित नहीं होता है किसी भी राग में, ठीक है। और म और प जो है, ये आपके दोनों स्वर जो हैं कभी एक साथ वर्जित नहीं होते हैं किसी राग में। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्वर किसी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, तो म प याद रखना है आपको। और आधार स्वर कौन सा है संगीत का, तो षड्ज हो जाएगा, ये भी याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, नंबर 9 हमारा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि सभी शुद्ध स्वर वाले थाट कौन है। देखिए, शुद्ध स्वर कौन से थाट में लगते हैं दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट्स बनाया था, इसका शॉर्ट्स आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पे देखना है, बिलावल है, भैरवी है, मारवा है, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले, देखिए मोहम्मद रजा नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, कौन, मोहम्मद रजा, ठीक है, मोहम्मद रजा। इनकी ग्रंथ कौन सी है, किनको किनको याद है, जरा एक बार हाथ उठा के बताइएगा कमेंट में लिखकर उनका नाम, कि इनका ग्रंथ कौन सा है मोहम्मद रजा का, पटना वाले जो मोहम्मद रजा हैं। तो सभी जो शुद्ध स्वर जो हैं लगने वाले थाट जो हैं बिलावल, और बिलावल को सबसे पहले जो शुद्ध मानने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके मोहम्मद रजा, ठीक है। मोहम्मद रजा ने ही बिलावल को सबसे पहले शुद्ध थाट के रूप में माना था, क्योंकि पहले तो क्या होता था, पहले काफी होता था, याद रखिएगा, पहले काफी। और सबसे प्राचीन जो है वैदिक काल में, उसमें षड्ज को माना जाता था सबसे पहले, लेकिन उसके बाद काफी को माना जाता था। लेकिन बिलावल को मानने वाले पहले जो व्यक्ति थे मोहम्मद रजा ही थे, ठीक है। तो प्रश्न हो गया आपका यहाँ पे क्या, कि सभी शुद्ध स्वर किसमें, तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिलावल में। और भैरवी में क्या लगता है, भैरवी में आपके सारे कोमल स्वर प्रयोग होते हैं, जैसे कि आपका रे, ग, ध और नी, ये सारे स्वर जो हैं आपके कोमल प्रयोग होते हैं, किसमें, भैरवी में। मारवा में क्या होता है, मारवा में आपका रे कोमल प्रयोग होता है, और म का प्रयोग क्या होता है, तीव्र, ठीक है, म तीव्र प्रयोग होता है, ये आपका मारवा थाट में। और बिलावल में सारे शुद्ध। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है कि दिर दा रा दा दारा किस गत के बोल हैं। देखिए, प्रश्न इसको छोटा नहीं समझना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये बिल्कुल अटका ही देता है। तो याद रखना है आपको, दिरदा राधा दारा, ये किस गत के बोल है। देखिए, गत जो है सितार पे बजाए जाते हैं, सितार, ठीक है, याद रखिएगा, गत किस पे बजाया जाता है, सितार पे बजाया जाता है। अगर प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है। तो ये जो बोल हैं आपके, मैं बता दूं, ये आपके मसीद खानी गत के बोल हैं, ठीक है। मसीद खानी गत को विलंबित लय में बजाया जाता है, विलंबित ये होता है, विलंबित गत इसको कहते हैं, ठीक है। और मसीद खानी गत को क्या कहते हैं, दिल्ली, यानी कि जो आपका पश्चिमी बाज के नाम से भी प्रचलित है, ठीक है। और ये आपका हो जाता है एक रजा खानी गत, ये द्रुत लय होता है, ठीक है, रजा खानी, इसके आविष्कारक रजा खां हैं, और मसीद खानी गत के आविष्कारक मसीद खां हैं।
और यही मसीद खां जो है, इन्हीं के पिता जो आप देख रहे हैं फिरोज खां, यानी जिनका गद था फिरोज खानी के जगह पर ही मसीद खानी का प्रयोग किया जाने लगा है। और ये मसीद खां के पिता कौन थे? फिरोज खां थे। ठीक है, तो ये सब क्या थे याद रखना है आपको, दिरदा दिरदा राधा दारा मसीद खानी गद के बोल हैं। और वो आपके अगर हम बात कर ले रजा खानी गद के बोल तो वहाँ उसमें क्या हो जाता है, राधा दारा करके वो उसका बोल है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर की, ताल क्या है? देखिए ताल पूछा जा रहा है कि ताल क्या है। तो ताल को जो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नायक नायिका के भेद ये तो नहीं हो सकते हैं, ध्वनि मापने का तरीका नहीं है, ये जो ताल है आपके समय मापने का तरीका है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, समय मापने का तरीका। समय किस में मापते हैं? संगीत में समय को ताल के द्वारा मापा जाता है। तो ताल क्या है प्रश्न बना, तो संगीत में समय मापने का तरीका है। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? देखिए वर्षा ऋतु, देखिए दोस्तों आप लोग को अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला दोस्तों जो भी सेशन होता है आप ही के लिए होता है। जितना सेशन बनाते हैं आपके लिए ही बनाते हैं। तो दोस्तों बस हमारी एक मेहनत के लिए दोस्तों छोटा सा, बस आपको कुछ नहीं, बस आपका प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं? क्या बिरहा होगा? नहीं होगा। रसिया होगा? नहीं होगा। तो इसमें जवाब जो हो जाएगा कजरी हो जाएगा। ठीक है, कजरी को कब गाया जाता है? तो कजरी को वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और कजरी दोस्तों अगर पूछे कजरी कहाँ की फेमस है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कजरी, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कजरी। ठीक है, मिर्जापुर यहाँ की कजरी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे तो कजरी अगर हम बात कर ले तो ये बिहार का भी होता है, ये बिहार का भी माना जाता है कजरी, और उत्तर प्रदेश का भी माना जाता है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा कजरी। बिरहा किनके द्वारा गाया जाता है? तो अहीर जाति, ये क्या है? जाति गीत के अंतर्गत में आता है। बिरहा क्या है? जाति गीत है। रसिया, ये आपके रसिया किस समय गाते हैं? होली के आसपास में रसिया गाते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर जो पूछ रहा है क्या है कि संगीत में वादी स्वर का क्या पर्यायवाची है? तो वादी स्वर का पर्यायवाची बताना है संगीत में, यानी कि मिलता जुलता, यानी कि किसको हम लोग कहेंगे? तो वादी कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वादी जो होता है, यानी कि राग में जो स्वर सबसे अधिक बार लगे उसको क्या कहेंगे? वादी। वादी स्वर को क्या कहते हैं? राजा स्वर भी कहा जाता है। और राजा स्वर जो होता है वो क्या होता है? राजा क्या होता है? प्रधान होता है। जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संगीत में वादी स्वर का पर्यायवाची प्रधान हो जाएगा, प्रधान स्वर। या फिर अगर पूछे कि संगीत में वादी स्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो भी आपको बताना है प्रधान स्वर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, आवर्तन का संबंध किससे है? देखिए आवर्तन, अगर बात करें हम आवर्तन की, तो आवर्तन का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? आवर्तन का संबंध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ताल से संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, उत्तर भारतीय संगीत में 12 स्वर होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है उत्तर भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। जाहिर सी बात है उसमें 7 शुद्ध होते हैं और उसमें कितने? 5 विकृत, कुल मिलाकर कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से विकृत होते हैं। आपके रे ग माधव जो है विकृत हो जाते हैं। लेकिन सा और प जो हैं दो ऐसे स्वर हैं जो कि क्या होते हैं? अपने स्थान से नहीं चलते हैं, इसलिए इसको अचल स्वर कहा जाता है, सा और प को। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपके कितने टोटल स्वर हो गए हैं? 12। पूछा जा रहा है कि भारतीय संगीत में 12 स्वर हैं और कर्नाटक संगीत पद्धति में कितने स्वर हैं? देखिए मैं बता दूं, भले ही वहाँ पे जाकर नाम जो है वहाँ कर्नाटक संगीत पद्धति में नाम 16 हो जाते हैं, लेकिन स्वर वहाँ भी कितने हैं? और हमारा जवाब जो देने जा रहे हैं वही स्वर हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हो गया 12 स्वर। ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? 12। और कर्नाटकी संगीत पद्धति में भी कितने स्वर पूछा गया? तो जवाब हो जाएगा 12 ही होते हैं। भले ही नाम उनके हो जाते हैं अलग अलग, तो 16 हो जाते हैं नाम, लेकिन स्वर कितने हैं? 12 ही। आगे देख लेते हैं। 16वां नंबर प्रश्न हमारा है, पाश्चात्य संगीत में कौन सी विधाएं शामिल है? देखिए पाश्चात्य संगीत में कौन सी विधाएं शामिल है? वहाँ क्या क्या होता है? वहाँ आपके गायन वादन और नृत्य है? तो बिल्कुल नहीं है। गायन तथा वादन या फिर नृत्य तथा वादन, ये आपका नहीं होगा। जब भी होगा तो वहाँ पे केवल आपका होता है गायन और वादन। ठीक है, यही होता है पाश्चात्य संगीत में, गायन और वादन की प्रधानता होती है। लेकिन हमारे यहाँ नृत्य की भी प्रधानता होती है। गायन वादन तथा नृत्य मिलकर ही संगीत बनता है हमारे यहाँ। ठीक है,
लेकिन पाश्चात्य संगीत में याद रखना है गायन तथा वादन। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का। क्या पूछा जा रहा है कि राग रागनी वर्गीकरण का अर्थ है। देखिए सबसे पहले हम बात कर ले कि राग रागनी वर्गीकरण किसने किया, किसने भाई। तो इसका जो जवाब हो जाएगा कि राग रागनी वर्गीकरण जो है नारद के द्वारा किया गया था, जिसमें क्या किया था कि राग होते थे और उसकी रागिनी भी होती हैं, स्त्री राग पुरुष राग, तो ये सब जो है उसमें किया गया था। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि राग रागनी वर्गीकरण का अर्थ क्या है। अर्थ जो 17 नंबर का जो जवाब है इसका अर्थ हो जाएगा रागों का वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी। राग रागनी वर्गीकरण का अर्थ होता है कि रागों का वर्गीकरण यानी कि उसको अलग अलग बांटना, राग पुरुष राग, महिला राग, स्त्री राग, तो ये सब जो है आपके अलग अलग उसका वर्गीकरण का अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 18 प्रश्न है दोस्तों। देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं करवा दे रहा हूं और मैं बता दूं कि आपको हर एक प्रकार के जो है प्रश्न हम करवा देंगे, कहीं से भी कोई छूटेगा नहीं। जिस प्रकार आपका बीपीएससी टीआरई 3 पूछा है उस प्रकार से आपके सारे उस लेवल तक का तैयारी जो है हो जाएगा। हमारे साथ आप लोग जो है बने रहिए, हर एक बार आप लोग हर सेशन को देखते रहिए, आपका उस लेवल का तैयारी जो है बिल्कुल हो जाएगा आपके एग्जाम आते आते। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नाद के कितने भेद बताए गए हैं। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही जो है इसका लेवल डाउन करके हम प्रश्नों को भी एक शामिल कर लिए हैं, क्योंकि इसमें बताना है कि नाद के कितने हैं भेद। तो नाद के 2 भेद हैं। ठीक है, नाद के 2 भेद, एक आपके आहत हो जाते हैं और दूसरा आपके अनाहत हो जाते हैं। यही तो है आपके आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद का प्रयोग संगीत में करते हैं लेकिन अनाहत नाद का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके अगर पूछे कि नाद के कितने गुण बताए गए हैं, तो नाद के भैया अगर गुण पूछेगा ना तो 3 बताना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, तारता, तीव्रता और नाद की जाति अथवा गुण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है, संगीत में स्वरों की व्यवस्था को क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए प्रश्न ऐसे ही आएंगे और प्रश्न ऐसे ही आपको फंसाएंगे, तो आपको देखना है कि क्यों जो है जरूरी है संगीत में स्वरों की व्यवस्था, क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या राग को सुंदर बनाए रखने के लिए, या फिर ताल को सही क्रम में बनाए रखने के लिए, या संगीत के संरचना में मदद के लिए। क्या हो जाएगा इसका जवाब, इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा 19 नंबर का जो है जवाब, ये हो जाएगा राग सुंदर बनाए रखने के लिए ही जरूरी है। क्या जरूरी है, तो स्वरों की व्यवस्था जरूरी है। ठीक है, ये स्वरों की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो राग को सुंदर बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 20 हमारा प्रश्न है, राग वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये सब दोस्तों, आपको याद रखना है, ध्यान से आप लोग को ये सब चीजें को कर लेना है। तो राग रागनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, क्या ताल के आधार पर, या स्वर समृद्धि के आधार पर, या फिर रागी वाद्यंत्र के आधार पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे जब भी प्रश्न आए तो सारे ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, इसीलिए मैं ऑप्शन भी पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो राग रागनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसका जो जवाब हो जाएगा स्वर समृद्धि के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्वर समृद्धि के आधार पर क्या किया गया है, राग रागनी का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का, इनमें से किसे तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए तानसेन पुरस्कार, सबसे पहले हम बात कर ले कि कौन देता है भाई, तानसेन पुरस्कार किनके द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दोस्तों हम बात कर ले कि तानसेन पुरस्कार जो है आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं कौन है, राम चतुर मलिक जी हैं, जो कि इनका संबंध कहाँ से है, दरभंगा घराने से है। और ये क्या गाते थे, तो ये ध्रुपद गाते थे, ये ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग भी नोट करते रहिएगा। ध्रुपद गायक है, मैं जितना बोल रहा हूँ अपने हिसाब से आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, तो ये आपके ध्रुपद गायक है और ये दरभंगा घराने से। दरभंगा घरानों को दोस्तों क्या कहते हैं, इसको अमता घराना के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बता दें, अब आपका इतना जो है एक्स्ट्रा क्लियर हुआ। तो तानसेन पुरस्कार राम चतुर मल्लिक को दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार की हम बात कर ले कि बिहार सरकार के द्वारा संगीत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो वो भाई इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, राम चतुर मल्लिक पुरस्कार, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार तानसेन पुरस्कार देती है संगीत में, उसी प्रकार से आपको बिहार सरकार जो है वो राम चतुर मल्लिक पुरस्कार देती है संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है राम चतुर मल्लिक का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए राम चतुर मल्लिक के बारे में विशेष बातें जो भी पूछी जाती है एग्जाम्स में वो मैंने बता दिया। इनका जन्म पूछा जा रहा है तो जन्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा हमारा। 1902 ईस्वी में राम चतुर मल्लिक का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, तो दरभंगा जिला के चमथा गांव में। ठीक है, याद रखिएगा चमथा गांव, याद रखिएगा चमथा गांव। कौन सा गांव था, चमथा गांव। कहाँ का, तो दरभंगा जिला का। याद रखिएगा कब जन्म हुआ था, 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए मैं आपको रटवा दूंगा इस कदर की जुबान पे चढ़ जाएगा आपका सारा क्वेश्चन, बशर्ते आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा तब। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि राम चतुर मल्लिक की गुरु शिष्य परंपरा कौन कौन सी है। देखिए कौन कौन सी है भाई, कौन सी है यहाँ पे, कौन कौन हो गया है तो देखना है कि राम चतुर मल्लिक की गुरु शिष्य परंपरा कौन सी है। तो गुरु शिष्य अगर हम परंपरा की हम बात कर ले तो इसके जो गुरु शिष्य परंपरा के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे, उत्कृष्ट अभय नारायण मल्लिक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उत्कृष्ट अभय नारायण मल्लिक जी थे राम चतुर मल्लिक के गुरु शिष्य परंपरा में। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, एंड पिन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। एक पिन होता है जो कि लगता है आपके किस में, इस राज्य में नहीं लगेगा एंड पिन, वायलिन में आपका लगेगा और लेकिन तानपुरा में नहीं लगेगा। तो एंड पिन पूछा जा रहा है कि एंड पिन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो एंड पिन का जो संबंध हो जाएगा वो आपके किससे, वायलिन से संबंधित हो जाएगा। और वायलिन के जो जादूगर थे वो कौन थे, बीजी जोग। ठीक है, बीजी जोग। आपको दोस्तों मैं बता दिया हूं, मैंने एक सेशन करवाया है आपके लिए वादक और वाद्यंत्र, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। वहां पे सारा प्रश्न जो क्लियर हो जाएगा कि किसको जो है कौन सा वाद्यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो एंड पिन जो है किसके लिए लगता है, किससे संबंधित है, तो वायलिन से संबंधित है। और वायलिन जो है कौन बजाते हैं, बीजी जोग, वायलिन के प्रमुख जो है वादक कहे जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारा हो जाएगा 25 नंबर कि 3 4 3 4 3 4 3 4 आपके जो विभाग हैं, 4 विभाग हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 2 3 4। पहली विभाग में 3 मात्रा, दूसरी विभाग में 4 मात्रा, तीसरी विभाग में 3 और चौथी विभाग में 4 मात्रा। तो यही पूछ रहा है कि 3 4 3 4 का विभाग कौन सी ताल में होती है। देखिए सबसे पहले हम बात कर ले झुमरा ताल। झुमरा ताल में मात्रा कितने हो जाते हैं, झुमरा ताल में 14 मात्रा होते हैं। झुमरा ताल में कितने मात्रा, 14 मात्रा। तो झुमरा ताल का जो विभाग हो जाएगा इसमें 3 4 3 4 का विभाग हो जाता है झुमरा ताल का। ठीक है, चलिए कहरवा ताल का बताना है कि मात्रा कितना है, सूल ताल में कितना मात्रा है। चलिए आप लोग फटाफट जो है दोस्तों कमेंट भी करते रहिए, जवाब भी देते रहिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को रोक कर, और उसके बाद फिर कमेंट में जवाब देकर उसके बाद फिर आगे आप लोग बढ़िए और कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर का। क्या है प्रश्न, पंडित रविशंकर को किस विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए पंडित रविशंकर को जो है दोस्तों किस विशेष सम्मान से, इसमें जो यहाँ पे दिया गया है, वैसे तो इनको और सारा सम्मान भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है बताना है कि पंडित रविशंकर को कौन सा सम्मान दिया गया है। इसमें भारत रत्न, कलिंजर पुरस्कार या संगीत रत्न या उपयुक्त में से एक से अधिक क्या दिया गया है। इसका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे जो है आपके भारत रत्न जवाब होने वाले हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये जो आपके हैं सही जवाब हो गए। भारत रत्न की हम बात कर ले, चलिए आगे मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, अगला प्रश्न में मैं उसको शामिल कर लिया हूँ। देखिए पंडित रविशंकर से अगर बात कर ले तो ये सितार वादक थे, ये सितार वादक थे। कौन सी शैली, तो ये गत शैली के सितार वादक थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर किस शैली के सितार वादक थे, तो गत शैली के सितार वादक थे। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। और इनके गुरु जो थे वो कौन से थे, तो अलाउद्दीन खां जी थे इसके गुरु। और अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे, तो वो सरोद बजाते थे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर ने किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त किया था। देखिए भारत रत्न जो होता है, क्या होता है दोस्तों, भारत रत्न जो होता है आपका, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ये आपके जो भारत रत्न है पंडित रविशंकर को किस वर्ष दिया गया था, या फिर किस वर्ष रविशंकर ने प्राप्त किया था। जवाब क्या हो जाएगा, 1999 को इनको मिला था। देखिए प्रश्न एक और पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस संगीतज्ञ को भारत रत्न दिया गया था। तो देखिए आपको याद रखना है, क्या है, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी,
लक्ष्मी जो है आपके, उनको दिया गया था सबसे पहले भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में। कब मिला था उनको? तो 1998 ईस्वी में उनको मिला था संगीत के क्षेत्र में, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को, और सबसे पहले वही उन्हीं को मिला था, सबसे पहले जो संगीतज्ञ थे वही थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बातों को इसलिए मैं दोहरा दे रहा हूं ताकि जो है माइंड से कभी निकले ना, इसलिए मैं बातों को दोहरा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें 28 नंबर प्रश्न है कि प्र जोड़ बंध, ठीक है, प्र जोड़ बंध इनमें कौन सा होगा, उसको क्या कहेंगे? प्र जोड़ बंध। प्र जोड़ बंध जो हो जाएगा हमारा, वो सही जवाब हो जाएगा प्रबंध। ये तो बिल्कुल आंखें बंद करके भी टिक करने वाली प्रश्न थी। ये तो जो कोई संगीत नहीं भी पढ़ता होगा वो भी बता दे सकता है कि प्र जोड़ बंध इनमें से कौन सा होगा, तो ये आपका प्रबंध हो जाएगा। दोस्तों देखिए, प्रश्नों में कभी क्या होता है कि जो बहुत ईजी भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी डाउट रह जाता है। तो बस उसी डाउट जो है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास डाउट होगा, तो इसीलिए मैं जो है इजी प्रश्नों को भी शामिल करके रखा हूँ कुछ-कुछ, ताकि जो है किन्हीं का जो है डाउट ना रहे। मानते हैं कि 99% लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर सपोज़ मान लीजिए 1% भी लोगों को डाउट रह जाता है तो फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना दोस्तों 100% आपको दें और 100% देकर आपको सफल बनाएँ। क्योंकि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि मुझे बस कमेंट में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कमेंट में आई एम सेलेक्टेड लिखा हुआ मुझे कमेंट में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और जो 4 वाले साथी हैं तो वो तो हमारे साथ बने ही हैं, और उनका जो है हम लोग देखेंगे, और वो भी बस चाहते हैं कि कमेंट में लिखें आई एम सेलेक्टेड, सिलेक्शन होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे, याद रखिएगा कोमल रे जो है हमारा है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे दक्षिण संगीत पद्धति में किसके समान माना जाता है? तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ का जो कोमल होता है, अगर कभी कोमल से पूछे ना तो जरा सा भी घबराना नहीं है, आपको क्या जवाब लगा देना है, सीधे शुद्ध वाले पे चले जाना है। कोमल रे को क्या कहेंगे? शुद्ध रे कहेंगे। ठीक है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध रे। आगे देख लीजिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, संगीत में गुण और दोष से क्या तात्पर्य है? जैसे गुण और दोष बताया गया है ना आपके संगीत रत्नाकर में, वाग्यकर के गुण और दोष, गायक के गुण और दोष क्या होते हैं, तो ये सब जो है बताए गए हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संगीत में गुण और दोष से क्या तात्पर्य है, वही भाई प्रकीर्णक अध्याय वाला ही पूछा जा रहा है। तो याद रखना है क्या तात्पर्य होगा, संगीत के राग जी नहीं, तबले के खराब बोल जी नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इसका कहने का जो मतलब है कि संगीत में गुण और दोष से क्या तात्पर्य है, तो इसको दर्शाना है गायक की क्षमता एवं कमियां, यानी कि गायक के जो गुण हैं और अवगुण हैं उसको दर्शाना, यानी कि गुण और दोष, यानी उसमें क्या क्षमता है वो उसके गुण हो जाएंगे, और उसमें क्या कमियां हैं वो उसके दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो गायक संगीत में गुण और दोष से क्या तात्पर्य है, तो गायक की क्षमताएं और उनकी कमियां। तो दोस्तों ये थे आपके आज के सेशन के जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग जो है फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में और भी बेहतरीन और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।